चलिए अभी राष्ट्रीय परिदृश्य से हम शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जो है वो आपके इंटरनेशनल वाला जो कल पढ़ चुके थे मार्च महीने का, आज हम राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें वो है कि राष्ट्रीय केन बेतवा लिंक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। देखो, आपने सुना होगा कभी कभी नदी जोड़ो कार्यक्रम के बारे में कि दो नदियों को यदि जोड़ दिया जाए तो कहीं कई बार देखा जाता है कि एक नदी के अंदर बाढ़ की समस्या आ रही है, एक क्षेत्र के अंदर सूखे की समस्या आ रही है, तो क्यों ना दो नदियों को यदि जोड़ दिया जाए तो जहां पर बाढ़ आ रही है उस पानी को जहां पर सूखा पड़ रहा है वहां तक यदि पहुंचा दिया जाए तो दोनों के समाधान नहीं हो जाएगा क्या? तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक परियोजना चलाई गई जिसका नाम है नदी जोड़ो परियोजना। इस नदी जोड़ो परियोजना के तहत दो नदियों को लिंक किया जा रहा है, केन और बेतवा को। अब ये जो है यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ती है, तो इसलिए इसमें तीन सरकारों का सहयोग रहेगा, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का और भारत सरकार का। इन तीनों के सहयोग से ये योजना जो वो चलाई जाएगी। ठीक है, तो आप इसका थोड़ा सा मैप यदि देखना चाहो तो ये आपके बेतवा है, ये आपके केन है, तो इन दोनों को जो जोड़ने का काम इसमें किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दो तो इसमें राज्य सरकारें हैं, इसके अलावा भारत सरकार भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो इन तीनों के सहयोग से ये योजना जो वो चलाई जाएगी। ठीक है भाई। भारत और नॉर्वे जो है वो समुद्री स्थानिक योजना पर सहमति जो बनी है मैराइन स्पेशल प्लानिंग के लिए, जिसके अंदर की समुद्री जो स्थान है उसकी मैपिंग को जो अच्छे से किया जा सके, इसी उद्देश्य के लिए जो शुरू की गई है। तो पायलट स्थल के लिए लक्षद्वीप और पुडुचेरी की पहचान की गई है, यानी कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले यहाँ पर इस योजना को जो वो चलाया जाएगा। किन किन देशों के बीच में? भारत और नॉर्वे के बीच में है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके आप जो 2-3 स्टार लगा लेना। भले आजादी का अमृत महोत्सव, जैसे कि आपको पता है कि भारत की आजादी के 75 वर्ष जो 2022 के अंदर पूरे होंगे, तो गवर्नमेंट जो है इस 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इसको बहुत ज्यादा ऐतिहासिक बनाना चाहती है, बहुत ज्यादा जो लोग इसको याद करें इस प्रकार का बनाना चाहती है। तो इसलिए सरकार ने एक आजादी का अमृत महोत्सव नाम से अभियान जो वो शुरू किया है। ये अभियान काफी लंबा जो वो चलेगा, क्योंकि अभी तो हमने जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बनाया था वो हमारा 74th स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, समारोह तो 75वां था, क्योंकि 1947 के अंदर जब आजाद हुए तो पहला समारोह था, लेकिन भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब आया? तो 1948 के अंदर है। इस प्रकार से 2021 वाला जो था वो 75th जो है वो 75वां समारोह था, लेकिन 74वां स्वतंत्रता दिवस था। इसी प्रकार से 75वां कब आएगा? 2022 के अंदर आएगा। तो 75वें वर्ष के उपलक्ष्य के अंदर इंडिया एट द रेट 75 करके ये अभियान जो चलाया गया है। ये अभियान जो है वो 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती से प्रारंभ होता है। 12 मार्च 2021 क्यों? तो 12 मार्च साबरमती से जो दांडी यात्रा की शुरुआत होती है, उसी तरीके का इसको बनाने के लिए 12 मार्च 2021 से एक यात्रा जो वो शुरू की जाएगी। कहाँ से की जाएगी? साबरमती आश्रम, गांधी जी का जो साबरमती आश्रम था वहीं से जिसकी शुरुआत की जाएगी, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व प्रारंभ किया गया है। ये 12 मार्च क्यों किया गया है? क्योंकि 15 अगस्त 2022 को हमारा 75 वर्ष जब आजादी के पूरे होंगे, तो इसके 75 सप्ताह पूर्व जो है इसको शुरू किया गया है। आने वाले 1-2 वर्षों के अंदर आपको कोई जो सबसे महत्वपूर्ण संख्या याद रखनी वो है 75। कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी? 75। ठीक है, कितने सप्ताह पूर्व जो है इसको शुरू किया गया? 75। आजादी के कितने वर्ष हो जाएंगे? 75। ठीक है, हर चीज को कहीं ना कहीं 75 से जोड़ के बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, जैसे 56 56 से जोड़ा जाता है, कोई ना कोई कैलकुलेशन बिठा के उसी प्रकार से अब जो 75 से जोड़ा जाएगा। तो यह उत्सव जो 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। ठीक है, कब तक चलेगा? 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। इसको अच्छे से ध्यान रख लेना। मुझे पता है कि अधिकतर लोग सोचेंगे कि 75 वर्ष का है इसलिए 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। नहीं, 2023 तक चलेगा, अगले साल तक भी चलेगा। तो ये आजादी का अमृत महोत्सव तो कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ। कब तक चलेगा? 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। अच्छे से नोट कर लेना इस बात को। साबरमती अहमदाबाद से दांडी नवसारी तक जब वो 81 पदयात्री गांधी जी के साथ जो यात्रा शुरू हुई थी, उसमें भी कितने पदयात्री थे? 81 थे क्या? तो 81 पदयात्री जो वो 386 किलोमीटर लंबी दूरी तय करेंगे, और ये जो अपनी दूरी है ये 5 अप्रैल 2021 को समाप्त कर लेंगे। 12 मार्च को शुरुआत करेंगे और 5 अप्रैल को अपनी ये दूरी जो है वो तय कर लेंगे। गांधी जी ने नमक के लिए कानून तोड़ो जो अभियान चलाया था ना, दांडी यात्रा जो की थी, उसी तरीके से यहाँ पर किया जाएगा। 12 मार्च से शुरू की जाएगी, 5 अप्रैल तक ये यात्रा जो वो चलने वाली। कहाँ से? साबरमती आश्रम से शुरुआत की जाएगी। ठीक है, और ये पूरा का पूरा अमृत महोत्सव जो है ये 12 मार्च 2021 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक जो वो चलने वाला है। इस दौरान बहुत सारी चीजें जो वो की जाएंगी भाई, जैसे इसमें कहा गया कि वोकल फॉर लोकल हेतु एक अनूठा चरखा अभियान चलाया गया है,
ताकि जो लोकल चीजें हैं उसके प्रति लोगों को ज्यादा जागरूक किया जाए, लोग वोकल हों उसके लिए। तो वोकल फॉर लोकल के लिए चरखा अभियान चलाया गया। तो ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है, इसको और ज्यादा ऐतिहासिक कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए एक समिति बनाई गई है। ठीक है भाई, क्या क्यों बनाई गई है? ताकि इसको और ज्यादा ऐतिहासिक किया जा सके, इसके लिए एक समिति बनाई गई है। इस समिति के अंदर 259 मेंबर है, खूब सारे मेंबर है, 259 मेंबर है। कोई भी आपके सामने XYZ कोई ऑप्शन आए कि ये इसका मेंबर है क्या, तो बिल्कुल इसका मेंबर है, क्योंकि 259 प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से लेकर बहुत सारे मेंबर इसके अंदर, बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल है। तो ऐसे करके थोड़ा ध्यान रखना भाई। 5 मार्च 2021 को जो समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष जरूर याद रख लेना, इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। अन्य खूब सारे सदस्य तो मैंने यहाँ पर लिखे, आपको जगह जगह पर देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर राष्ट्रपति भी शामिल है। कई बार अपने को लग सकता है कि प्रेसिडेंट तो इस कमेटी में क्या ही शामिल होंगे, भाई प्रेसिडेंट इसके अंदर शामिल है। और आपको ये भी लग सकता है कि जिस कमेटी के अंदर प्रेसिडेंट शामिल है तो प्रेसिडेंट अध्यक्ष होने चाहिए, लेकिन नहीं। नरेंद्र मोदी जो इसके अंदर अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट अध्यक्ष नहीं। ठीक है, देखो ये तो थी 259 सदस्य समिति गठित, जो कि विचार करेगी, आइडिया देगी कि क्या क्या किया जा सकता है। अब आइडिया को क्रियान्वित भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्रियान्वयन करने के लिए मोटा भाई, क्रियान्वयन कैसे करना है वो हम जानते हैं। तो भाई कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु एक समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन है? अमित शाह। ध्यान रहेगा। तो ये जो कार्यक्रम बनाएंगे, ये आइडिया देंगे, ये इसका क्रियान्वयन करेंगे। कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अमित शाह है। प्रदेश भर में, राजस्थान के अंदर भी आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर 12 मार्च को जिला स्तर पर शांति मार्च जो निकाला गया, जिला स्तर पर शांति मार्च निकाला गया। कब? 12 मार्च को। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, आजादी का अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मनाया जा रहा है। शुभारंभ कहां से किया गया? साबरमती आश्रम अहमदाबाद से, 12 मार्च 2021 से। ठीक है, और ये आप देखो कि यहाँ साबरमती आश्रम से शुरुआत की गई और 390 लगभग 386-90 किलोमीटर की जो यात्रा है, ये दांडी तक की जाएगी। तो ये जो दांडी यात्रा थी गांधी जी की, उसी के तर्ज पर ये है। तो ये 12 मार्च से लेकर कब तक है भाई? 5 अप्रैल तक ये यात्रा चलेगी। ओवरऑल यदि हम आजादी के अमृत महोत्सव की बात करें, तो ये जो अमृत महोत्सव है, ये आपके 12 मार्च 2021 से शुरुआत होती है और ये कब तक चलेगा? ये 15 अगस्त 2023 तक चलने वाला है। एक कमेटी बनाई है जिसके के अंदर 259 मेंबर हैं, जिसके अध्यक्ष जो है वो अपने प्रधानमंत्री हैं। एक और कमेटी बनाई है जिसका काम क्या है? क्रियान्वयन करना, जिसके अंदर अध्यक्ष कौन है? मोटा भाई अमित शाह। ठीक, चलिए भाई। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, देखो एक इंडेक्स निकाली गई है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, जिसके अंदर देखा जाएगा भाई ऐसे कौन से हमारे शहर हैं जो कि रहने के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। जैसे आपको कभी कभी लगता होगा कि यार जयपुर जैसा कोई शहर नहीं है, किसी को लगता होगा उदयपुर जैसा कोई शहर नहीं है, किसी को जोधपुर के लिए भी लग सकता है ना। तो ऐसे अलग अलग शहरों के लिए लगता होगा। अब देखो आपके कहने से जयपुर सबसे अच्छा शहर नहीं हो जाएगा, तो फिर किसके कहने से होगा? एक इंडेक्स निकालते हैं जिसमें देखा जाए कोई ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, जहां पर यह भी देखा जाए कोई सस्ता अच्छे तरीके से वहां पर रह सकते हैं, जहां पर ज्यादा प्रदूषण पॉल्यूशन भी नहीं हो, जहां पर ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं हो। तो इन सब तरीकों से देखा जाए कि भाई जब कहां पर, देखो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सारे प्रश्न सर मेरे 55 क्वेश्चन कैसे सही होंगे सेकंड पेपर में, प्लीज वो स्ट्रेटेजी बता दो, पढ़ाई करने से होंगे। और कोई भी प्रश्न पूछना लास्ट के अंदर पूछना मत, पूछो मैं पढ़ी। ठीक है, तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अंदर ये सारी चीजें देखी जाती है। अच्छा, कौन निकालेगा इस इंडेक्स को? तो शहरी मंत्रालय निकालेगा। शहरी मंत्रालय देखेगा भी कौन से शहर कितना अच्छा कर रहा है, तो उन चीज के बेसिस पर शहरी मंत्रालय के द्वारा निकाला जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो शहरी जीवन का मूल्यांकन करना कि कौन से शहर के अंदर काम बढ़िया हो रहा है, फिर ताकि उस जो नीति है उसको बाकी लोग भी अपनाएं। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है ये 111 शहरों को इसके अंदर शामिल किया गया। ये इस इंडेक्स के अंदर 111 शहरों को, आप यूं मत सोचना कि आपका कोई छोटा मोटा कस्बा है उसको भी देखा जाएगा, है ना, उनको देखा नहीं जा रहा। केवल और केवल कितने? 111 शहरों को इसमें किया गया है, जिसमें 13 श्रेणियों के 49 संकेतक लिए गए हैं। अब ये 13 श्रेणियों के 49 संकेतक कौन कौन से हैं, ये सारे हमें याद नहीं करने हैं, केवल ये देखने के भाई 111 शहर, 13 कैटेगरी है और 49 जो इसके अंदर इंडिकेटर है। जैसे क्या क्या होंगे, ये आपसे आइडिया लगाना, इंडिकेटर क्या होंगे भाई? यहाँ पर पोल्यूशन कितना है, ट्रैफिक में कितना टाइम लग जाता है, चीजें जो एयरपोर्ट वगैरह आसपास में है कि नहीं है, तो वो सारी चीज इसमें देखी जाती है। ठीक है, अब इसको जो है ना कई अलग अलग, अब ये आपको बेसिक समझ में आ गया कि ये इंडेक्स, अब इसको इन्होंने कई अलग अलग तरीकों से बांट रखा है। अब इसमें ये देखेंगे कि एक तो ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, एक तो ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, एक ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। इस आधार पर इन्होंने बांट रखा है। ठीक है, ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है और एक ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या जो है वो 10 लाख से कम है। 10 लाख से ज्यादा जिनकी जनसंख्या है उसमें, अच्छा एक मैं बीच में बात भूल गया, कल जो अपन ने देखा था ना एक आपके खुशहाली सूचकांक,
खुशहाली सूचकांक में भाई जो लास्ट रैंक है वो अफगानिस्तान की है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर लास्ट रैंक अफगानिस्तान की है। कल अपन ने लेसोथो बताया था, शायद ये मैगजीन वालों ने गलत दे रखा है, पता नहीं क्या कैसे ये गलती हुई। अफगानिस्तान की है लास्ट रैंकिंग 149। इसको जो वो करेक्ट कर लेना, नोट्स के अंदर भी कर लेना, ठीक है। कल पेपर के अंदर प्रश्न आएगा इसलिए बता रहा हूँ, लीक कर दिया मैंने क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान रखना। हाँ, तो 10 लाख की जनसंख्या से ज्यादा वाले और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जो शहर हैं उसके आधार पर देखें तो 10 लाख से अधिक वाले के अंदर सबसे पहले नंबर पर आता है वो बेंगलुरु का नंबर आता है, ठीक है। बेंगलुरु का नंबर आता है, दूसरे पर जो पुणे आता है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर पुणे पड़ता है, पुणे का नंबर आता है जो कि इसके अंदर रहेगा, ठीक है। लेसोथो की 145 है, ओके। और देखें 10 लाख से कम जनसंख्या के अंदर तो पहले पर जहां पर सब लोग घूम के आना चाहते हैं और घूम के आके जो उसको बेचारे को कचरा बना दिया है वो आता है शिमला। पहले नंबर पर 10 लाख से कम जनसंख्या वाले में कौन सा आएगा? शिमला, ठीक है। और दूसरे नंबर पर इसमें आएगा भुवनेश्वर। कौन सा आएगा भाई? भुवनेश्वर। ध्यान रहेगा क्या? 10 लाख से अधिक जनसंख्या में पहले पर बेंगलुरु, दूसरा मत याद रखो तो एटलीस्ट पहला रख लेना भाई। पहले पर यहाँ पर कौन है? बेंगलुरु। और 10 लाख से कम वाले के अंदर है शिमला, यानी कि सबसे अच्छा रहने का और कोई सबसे बढ़िया जगह तो वो शिमला आती है और 10 लाख से अधिक के अंदर बेंगलुरु आता है, ठीक है, ओके। राजस्थान में देखें 10 लाख से अधिक जनसंख्या के अंदर, अब यही इंडेक्स राजस्थान के पर्सपेक्टिव से यदि हम देखें तो पहला रैंक आता है राजस्थान के अंदर जोधपुर का। वैसे तो राजस्थान का जोधपुर का 21वां स्थान है, जैसे पहले पर बेंगलुरु है, दूसरे पर पुणे है, ऐसे 21वें पर कौन सा आता है? जोधपुर आता है। लेकिन राजस्थान में पहला रैंक किसका भाई? जोधपुर का है। उसके बाद आता है जयपुर 23वां स्थान और फिर आता है कोटा। याद रख लेना, राजस्थान के अंदर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अंदर देखा जाए 10 लाख से अधिक जनसंख्या के अकॉर्डिंग तो पहले नंबर पर जोधपुर आता है, दूसरे के अंदर जो है वो जयपुर आता है और तीसरे के अंदर जो है वो कोटा आता है, ओके, ध्यान रख लेना। राजस्थान में 10 लाख से कम जनसंख्या के अंदर बात करें, जैसे हमने उसके अंदर शिमला को देखा है, वैसे यहाँ पर बात करें तो अजमेर का आता है, ओवरऑल इसका 12वां स्थान है और उदयपुर का जो है यहाँ पर 48वां स्थान है, ठीक है। अब बात को हम जब यहाँ पर समराइज कर देते हैं, ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात कर रहे हैं, कौन निकालता है? तो भाई इसको शहरी मंत्रालय के द्वारा निकाला जाता है। क्या सभी शहरों का निकाला है क्या? ना भाई, 111 शहरों का ही हमने निकाला है। इसके अंदर 13 कैटेगरी को और 49 संकेतक को हमने यहाँ पर शामिल किया है, ठीक है। इसके अंदर हमने बांट लिया है, एक तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, एक 10 लाख से कम जनसंख्या वाले। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में पहले पर कौन सा आ रहा है? यहाँ पर बेंगलुरु। दूसरे पर कौन सा आ रहा है? यहाँ पर पुणे। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले के अंदर बात करें, पहले पर कौन आ रहा है? यहाँ पर शिमला। दूसरे पर कौन आ रहा है? तो भुवनेश्वर। अब यही सेम बात हम राजस्थान के सेंस में कर लेते हैं। राजस्थान में 21वें नंबर पर जोधपुर आ रहा है 10 लाख से अधिक वाले के अंदर, 23वें पर जयपुर आ रहा है और 44वें पर कोटा आ रहा है, ठीक है। 10 लाख से कम वाले के अंदर बात करें तो पहले पर और वैसे 12वें पर अजमेर आ रहा है और एक आपके उदयपुर आ रहा है। उदयपुर कौन से पर आ रहा है? 48वें पर उदयपुर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको मोटा मोटी चीजें याद रखनी है, ओके। 10 लाख से अधिक, 10 लाख से कम राजस्थान के लिए 21वें, राजस्थान में 21वें पर जोधपुर, 23वें पर जयपुर, 44वें पर कोटा, इधर 12वें पर अजमेर, 48वें पर उदयपुर। याद रह जाएगा, ये आपको ध्यान है, ठीक। अब इसके साथ साथ में इन्होंने एक और इंडेक्स निकाला, एक तो इन्होंने निकाला ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसके साथ साथ में एक और निकाला कि जो पंचायत है, तो पंचायत कौन कौन सी अच्छी हैं, तो सॉरी म्युनिसिपैलिटी जो है, नगर पालिका, नगर निगम, ये कौन कौन सी अच्छी हैं, तो उनके लिए भी एक इंडेक्स निकाला है, ठीक है भाई। तो एमपीआई इंडेक्स निकाला है, म्युनिसिपैलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स। कौन सा? म्युनिसिपैलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये भी किसका निकाला है? तो 111 नगर पालिकाओं को इसके अंदर शामिल किया गया है। इसके अंदर दिल्ली को नहीं किया गया क्योंकि दिल्ली एक अलग से एमसीडी करके आता है, तो वो इसके अंदर अलग आता है, दिल्ली को इसमें शामिल नहीं किया गया। इस एमपीआई के अंदर बात करें तो पहला स्थान जो इंदौर का आता है भाई, पहला स्थान किसका आता है? इंदौर का आता है। दूसरा स्थान इसके अंदर याद मत रखना, पहला स्थान याद रख लेना, किसका आता है? इंदौर का आता है, ठीक है। इसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, तो 10 लाख से राजस्थान के अंदर देखें तो जयपुर का आता है और जोधपुर का आता है 46वां स्थान, जयपुर का आता है 19वां स्थान। और राजस्थान में 10 लाख से कम वाले को देखें तो उदयपुर का 8वां और अजमेर का 41वां, यानी कि यहाँ पर सिनेरियो जो वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखो फिर से अपन यहाँ पर बात करें, ये तो हमने कौन सा देखा? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। यदि हम यहाँ पर बीच में एक सेगमेंट यूं डाल देते हैं एमपीआई का, म्युनिसिपैलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो पहले पर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? इंदौर आ जाएगा,
बस ये याद रख लेना इंदौर है। दूसरे पर सूरत मत याद रखना, इंदौर आ जाएगा। यहां पर जो जोधपुर का पहला स्थान था इसके बजाय जयपुर का पहला स्थान हो जाएगा और जयपुर की जगह जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल की रैंकिंग नहीं याद रहे तो भी चलेगा। इधर हमने देखा था अजमेर का पहला स्थान था, उदयपुर का दूसरा स्थान था। इधर यदि एमपीआई का देखेंगे तो उदयपुर का पहला स्थान हो जाएगा और अजमेर का दूसरा स्थान। ठीक है, याद हो जाएगी क्या भाई बातें? एग्जैक्टली मैंने कहा ना कि भाई आपको जयपुर की कौन सी रैंकिंग है वो याद नहीं रहता चलेगा, लेकिन राजस्थान के अंदर पहली रैंकिंग जयपुर की इतना याद रह जाए तो भी सफिशिएंट है। तो ये हमने यहाँ पर दो इंडेक्सेस की बात की, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड ईज ऑफ म्युनिसिपैलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, तो आप तो पहले ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स याद करना और फिर राजस्थान के सिनेमा के अंदर इसको जो वो उलट देना। बस जोधपुर जयपुर कोटा, अजमेर उदयपुर। एमपीआई निकालेंगे जयपुर जोधपुर उदयपुर अजमेर। अच्छा, एक ये एमपीआई के अंदर पहले पर कौन से? इंदौर। इंदौर एक बहुत ही अच्छी म्युनिसिपैलिटी है। जब हम देखेंगे कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर का नंबर आएगा। जब हम देखेंगे पहली बार वाटर प्लस कैटेगरी का स्टेटस किसको दिया गया, हम देखेंगे एक ओडीएफ स्टेटस होता है, एक ओडीएफ यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री, एक ओडीएफ प्लस होता है, एक ओडीएफ प्लस प्लस होता है और उसके बाद आता है वाटर प्लस। तो वाटर प्लस का पहली बार किसी को स्टेटस मिला है वो इंदौर को मिला है। एक हम पढ़ेंगे बाद में कि कोरोना के प्रति जो वैक्सीनेशन का काम है 100% वैक्सीनेशन यदि किसी डिस्ट्रिक्ट ने कर दिया है तो वो आएगा इंदौर। ठीक है, कौन सा आएगा भाई? इंदौर आएगा। तो ये तो थोड़ी बातें हम पढ़ेंगे, तो आप आगे वापस आएगा इंदौर का नाम, ध्यान रखना। चलिए भाई, तो ये हमने बात कर ली। यहाँ पर ये कुछ वो भी था आपकी इमेज थी एक, या आप इसमें देखोगे तो शिमला का जो वो पहला रैंक है इसमें 10 लाख से कम जनसंख्या वाले के अंदर, और भुवनेश्वर का सेकंड था। और जो ये ग्रीन वाला जो इससे ज्यादा वाला है इसमें देखोगे तो पहला रैंक किसका है? बेंगलुरु का, और दूसरा किसका है? पुणे का। पुणे का गया है ना, यहाँ ये यहाँ पर। ठीक है भाई, इस तरीके से थोड़ा ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। आपने समय समय पर सुना होगा कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकाली जाती है। सबसे पहले बात यहाँ पर क्यूएस क्या है, तो क्यूएस एक संस्था का नाम है। क्यूएस क्या है? एक संस्था का नाम है। लंदन के अंदर बैठ के एक संस्था जो है वो इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग देती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी यूनिवर्सिटी बुरी है, इस प्रकार की जो रैंकिंग देती है। तो ध्यान रखना, क्यूएस एक संस्था है, लंदन के अंदर स्थित है, वो यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग देती है। सामान्यतः इसमें भारत के जो बहुत ही पीछे रहते हैं, लेकिन इस बार टॉप 100 के अंदर 12 भारतीय संस्थान है। ऐसा शायद पहली बार ही हुआ है कि टॉप 100 के अंदर 12 है। अदरवाइज आपको ये सुनने को मिलता है कि टॉप 100 में कोई नहीं है, टॉप 250 में कोई नहीं है, लेकिन इस बार टॉप 100 के अंदर 12 भारतीय संस्थान है। आईआईटी बॉम्बे को इसमें 30वां स्थान दिया गया। और भारतीय और राजस्थान के सेंस में बात करें तो राजस्थान के अंदर जो पहला स्थान है वो है भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर। ठीक है, वैसे तो पहले पर इंडिया की तरफ से पहले पर कौन है, तो आपके आईआईटी बॉम्बे है, लेकिन उदयपुर आपने राजस्थान के सेंस में बात करें तो आपके जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम जो उदयपुर है वो उसका यहाँ पर पहला रैंक आता है। ठीक, इतनी ध्यान रखना बस। मैत्री सेतु, ये त्रिपुरा के अंदर फैनी नदी पर एक बांध जो वो बनाया गया, सेतु जो बनाया गया, ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ने का काम करेगा। त्रिपुरा के साथ में बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है तो उनको जोड़ने का काम करेगा मैत्री सेतु। मैत्री भी मैंने आपको बताया था कि मैत्री आए तो यानी कि कहीं ना कहीं मामला कौन सा है, बांग्लादेश वाला है। मैत्री, राग मैत्री पढ़ा था, राग मैत्री किसने गाई थी और क्यों गाई थी, याद होगा आपको? बिल्कुल। ठीक है, तो त्रिपुरा के अंदर फैनी नदी पर जब वो मैत्री सेतु बनाया गया, क्यों बनाया गया? जिससे कि भारत और बांग्लादेश को जो वो जोड़ा जा सके। ठीक है, उसके अलावा दिल्ली बोर्ड स्कूल एजुकेशन एक नया स्थापित किया गया था, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, जैसे आपकी सीबीएसई है, अपने आरबीएसई है। दिल्ली बोर्ड स्कूल एजुकेशन कोई अलग से था नहीं, वो सीबीएसई पर उस पर काम कर रहे थे। अभी अलग से इन्होंने दिल्ली बोर्ड स्कूल एजुकेशन भी बनाया है। ठीक है, ये मैत्री सेतु है। अब इसको फोटो लगाने का यहाँ पे क्या उद्देश्य है? चलिए, उसके बाद एक आता है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, IQ एयर। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एयर करके है भाई, जो वायु है उसकी गुणवत्ता को मापा जा सके कि कौन से शहर के अंदर अच्छी वायु है, कौन से शहर के अंदर बुरी है। इसमें भी हम ये देखेंगे, एक तो भाई भारत की रैंकिंग प्रदूषित शहरों में कहाँ कहाँ पर आता है, उसके बाद राजस्थान का क्या क्या रैंकिंग है, यही हम इसके अंदर देखने वाले। पहली बात तो निकालता कौन है? IQ एयर एक स्विस आपके स्विट्जरलैंड की स्विस संस्था है, उसके द्वारा इसको निकाला जाता है। एक बात तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना, दिल्ली जो है वो सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है। ध्यान रखना, यहाँ पर शहर की बात नहीं कर रहे हम, सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो दिल्ली है। ये इस इंडेक्स के अंदर भारतीयों का पूरा बोलबाला रहेगा भाई, प्रदूषित शहर के अंदर पूरा एकदम बोलबाला भारत का रहने वाला है। ध्यान रखना, दिल्ली जो है सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है और लगातार तीसरी बार ये खिताब अपने नाम से इन्होंने किया है। ठीक है, हर बार जो दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी के रूप में उभर के आ रही है। ठीक है, सर्वाधिक प्रदूषित देश की बात करें तो पहले पर बांग्लादेश का नाम आता है, दूसरे पर पाकिस्तान का नाम आता है। कल कोई पूछ रहा था सर ये आप बायस्ड हो कि भाई ये इंडेक्स के अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत इनसे पीछे चला गया, देख सकते हो भाई यहाँ पर प्रदूषित शहरों में भी कीर्तिमान अपने नाम कर रखा है बांग्लादेश और पाकिस्तान, लेकिन तीसरा रैंक जो अपने प्रिय भारत का यहाँ पर आता है।
तीसरा रैंक किसका है? भारत का। तो सबसे पहली बात, प्रदूषित देश की बात करें, पहले पर बांग्लादेश, दूसरे पर पाकिस्तान, तीसरे पर भारत। लेकिन राजधानी ढाका या इस्लामाबाद नहीं है, राजधानी दिल्ली है, जो कि लगातार 3 सालों से चली आ रही है। शहरों के मामले में देखोगे तो दिल्ली का 10वां सबसे प्रदूषित शहर है, राजधानी में पहले पर आता है। ठीक है। विश्व के सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहर की बात करें तो भाई ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें भारत का रैंकिंग पहली नहीं है। विश्व के 10 प्रदूषित शहरों की बात करें, पहली रैंकिंग जो वो चीन का एक शहर है जिसका नाम है होतान, वो है। लेकिन आगे बड़ी अच्छी खुशखबरी है, दूसरी से लेकर 10वीं तक सारे के सारे भारत के शहर हैं, सारे के सारे भारत के शहर हैं। दूसरा सबसे प्रदूषित शहर भारत का, तीसरा भारत का, चौथा भारत का, पांचवा भारत का, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, सारे के सारे भारत के। बस पहला जो रैंक है वो हम नहीं जीत पाए। पहला रैंक भाई होतान, चीन का एक शहर है, उसका है। दूसरे नंबर पर गाजियाबाद आता है, दिल्ली का आपको पता ही है 10वें नंबर पर आता है। ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात राजस्थान की भी संभाल लेते हैं, राजस्थान की क्या स्थिति है। राजस्थान का सबसे प्रदूषित कोई शहर है वो है भिवाड़ी। राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? भिवाड़ी। इसके राजस्थान में तो पहली रैंक है प्रदूषित होने में, भारत में इसकी चौथी रैंक है और विश्व के अंदर 5वीं रैंक है। जैसा कि मैंने बताया, पहले पर होतान चीन है, उसके बाद में भारत का ही दूसरा है, भारत का तीसरा है, भारत का चौथा है, भारत का 5वां है। तो भारत का तो चौथा हो गया, विश्व का 5वां हो गया। ठीक है। तो भिवाड़ी का नंबर आता है। उसके बाद नंबर आता है जोधपुर का। जोधपुर का वैसे तो दूसरा नंबर है राजस्थान के अंदर देखें तो, लेकिन भारत में इसका 27वां नंबर है, विश्व के अंदर 35वां नंबर है। ठीक है। यानी कि टॉप 35 शहरों में से 27 जो वो भारत के हैं। और तीसरा और देखना चाहो तो भी पाली है। बाकी मैं तो कह रहा हूँ आपको बस ये भिवाड़ी और जोधपुर याद रह जाना, वही खूब है। इसमें भी इनकी जो विश्व के अंदर रैंकिंग भी छोड़ दो तो भी चलेगा। ठीक है। भिवाड़ी की तो पूरा देख लेना, बाकी दूसरे पर जोधपुर है, बस इन दोनों को रैंकिंग को भले ही आप मत देखना। ठीक है, ध्यान रहेगा। पहले नंबर पर सबसे प्रदूषित शहर राजस्थान का भिवाड़ी, दूसरे पर जोधपुर, तीसरे पर पाली। भिवाड़ी की राजस्थान में रैंकिंग पहली, भारत में चौथी, विश्व में 5वीं। जोधपुर की राजस्थान में दूसरी। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर होतान, चीन। दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश, दूसरे पर पाकिस्तान, तीसरे पर भारत। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली, और वो भी लगातार 3 बार से। ठीक है, आई थिंक आपको याद हो जाएंगे। दूसरा सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है मिलिट्री के अंदर मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स। कौन सा? मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स। किसके द्वारा निकाला जाता है? तो मिलिट्री डायरेक्ट के द्वारा निकाला जाता है। ये कोई छोटी सी संस्था है, इतना बड़ा कोई है नहीं। ठीक है, मारो पाली याद हो गया। ठीक है, मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स। भाई ये देखा जाता है भाई किस देश की मिलिट्री जो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कौन जो उस पर ज्यादा खर्चा करता है। तो इसमें आता है कि भारत का मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में चौथा स्थान आता है। पहला चीन का आता है, यूएसए का दूसरा आता है, रशिया का तीसरा आता है, और भारत का यहाँ पर चौथा स्थान आता है। आई थिंक कल या परसों वाले पेपर के अंदर प्रश्न भी पूछा गया था, कोई बता रहा था, या फिर शायद वो ईपीएफओ वाले के अंदर प्रश्न पूछा गया था ये वाला, कि भारत का रैंकिंग कौन सी आती है। तो भारत की जो चौथी रैंकिंग आती है, इसमें मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स के अंदर भारत की चौथी रैंकिंग आती है। ठीक है, नेक्स्ट, यूनेस्को के द्वारा एक वाटर कंजर्वेशन इंडेक्स टाइप, यूनेस्को ने जो जल संरक्षण ये कुछ प्रोग्राम जो वो चलाया है, इसमें यूएसओ इंडिया के साथ में मिलकर ये प्रोग्राम चलाया है। ठीक है भाई, एक संस्था है यूएसओ इंडिया, उसके साथ में मिलकर यूनेस्को ने जल संरक्षण का प्रोग्राम चलाया है। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाय चांस पूछ लिया जाए थोड़ा सा ध्यान है। इसी के अंदर ये जो एक और प्रोग्राम, इसी ये जो आपके जो यूनेस्को जल संरक्षण वाले, इसी के अंदर एक प्रोग्राम का नाम है H2O, और थोड़ा सा अजीबोगरीब तरीके से लिखा गया, यही इस योजना का नाम अभी H2O वाटरवाइज प्रोग्राम, नई दिल्ली के अंदर जिसकी शुरुआत की गई थी, ये इसी का एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 2020। आपको ध्यान होगा वैसे तो इस पर अपनी वीडियो भी जो यूट्यूब पर आई थिंक पड़ी हुई है। पिछले लॉकडाउन के अंदर धीरज सर ने वीडियो बनाई थी कि 1971 के अंदर गर्भपात का एक कानून है जो कि 1971 के अंदर आया था। भाई ऐसे ही गर्भपात बहुत आसानी से नहीं करवाया जा सकता। और पहले था कि यदि किसी गर्भ के अंदर जो बच्चा है वो 20 सप्ताह से है ना, गर्भ बने हुए 20 सप्ताह हो गए हैं, तो उसके बाद गर्भपात नहीं करवाया जा सकता। यदि करवाया जाएगा तो बहुत सारी टेक्निकल उनको कुछ लीगल वो जो दी गई है वही जो वो करवा सकते हैं, सामान्यतः नहीं करवाया जा सकता। ये कानून बनाया गया था 1971 के अंदर। क्यों बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था क्योंकि यदि इस स्थिति के बाद में यदि गर्भपात करवाया जाता है तो जो मदर की हेल्थ पर जो प्रभाव पड़ सकता है, कई बार उनकी जान भी चली जाती है। हम सामान्यतः सुनते थे बचपन के अंदर, मूवी के अंदर यही होता था कि या तो बच्चे को बचाया जा सकता है या फिर जो वो माँ को बचाया जा सकता है। ऐसी कंडीशंस जो इसके अंदर सामान्यतः हो सकती है। तो 1971 के अंदर ये एक्ट बनाया गया था। अभी हाल ही में क्या किया गया, 2020 के अंदर एक संविधान नहीं, सामान्य संशोधन इस विधेयक के अंदर किया गया, जिसके माध्यम से ये जो 20 सप्ताह की लिमिट थी इसको बढ़ाकर 24 सप्ताह जो वो कर दिया गया। तो अब जो वो 24 सप्ताह तक गर्भपात जो वो करवाया
जा सकता है। और 24 सप्ताह के बाद यदि करवाना है तो बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, तो वो इसमें कोई डिस्कस करने का मतलब नहीं है। धीरे से हमने अलग से वीडियो बना रखी है इस पर, ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। तो 24 सप्ताह करने का प्रावधान कर दिया गर्भपात की सीमा को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी विधेयक 2019 जो पारित किया गया, जिसके तहत कुंडली, हरियाणा, तंजावुर, तमिलनाडु को जो राष्ट्रीय महत्व का संस्थान जो वो घोषित किया गया। यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी के संस्थान है, उनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्रॉस लगा सकते हो। नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना चल रही है नागपुर शहर के अंदर। ये पूछ लिया जाए कौन से शहर के अंदर, तो नागपुर शहर के अंदर। नागपुर शहर का नाम यहाँ पर एक बहने वाली स्थानीय नदी नाग नदी के नाम पर ही पड़ा है। तो यहाँ पर इस नदी के अंदर प्रदूषण काफी ज्यादा हो गया था, उसको कम करने के लिए नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण विश्वविद्यालय परियोजना जो शुरू की गई है। कहाँ पर, नागपुर के अंदर। केंद्रीय विद्यालय केवी जो होते हैं, यदि हम इसकी थोड़ी बहुत बात करें तो 1963 के अंदर शुरू हुए थे 20 स्कूल के साथ। जब स्टार्टिंग में शुरू किया गया था तो केवल 20 ही केंद्रीय विद्यालय केवी जो वो खोले गए थे। वर्तमान के अंदर 1247 ऐसे स्कूल जो वो हो चुके हैं। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ करंट के अंदर थोड़ी मोटी बात थी जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन इसका थोड़ा बेसिक जान लेना इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि हमने जो राजस्थान के अंदर जब एजुकेशन वाला पढ़ रहे थे तो उसमें अलग अलग प्रकार के स्कूलों के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने केंद्रीय विद्यालयों के बारे में नहीं पढ़ा था। केंद्र सरकार के, देखो वैसे तो स्कूल बनाने का काम किसका है, स्टेट का है, आपको पता होगा ना। हमने जो विषयों को बांट रखा है, कुछ विषय स्टेट लिस्ट में आते हैं और कुछ विषय जो वो सेंट्रल लिस्ट में आते हैं। तो जो शिक्षा है वो किस में आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर जो वो आता है। देखो यदि आपको याद नहीं हो तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि खूब सारे ऐसे विषय हैं, कई बार पूछ भी लिया जाता है ये कौन से लिस्ट में आता है, तो सह नाम से खूब सारे विषय इसके अंदर आते हैं। जैसे स्वास्थ्य स्टेट लिस्ट में आता है, शिक्षा स्टेट लिस्ट में आता है, स्वच्छता स्टेट लिस्ट में आता है, स्थानीय सरकारें स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा आप सह नाम से खूब सारे ध्यान रखना है, सारे के सारे किसमें आते हैं, सही यानी कि स्टेट लिस्ट के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे जो केंद्रीय विद्यालय है ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाए जाते हैं। 1963 के अंदर इसकी जो शुरुआत की गई थी। ठीक है, 20 स्कूलों के साथ में वर्तमान में 1247 स्कूल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तीन दूसरे देशों के अंदर भी है, 3 ऐसे जो स्कूल हैं ये विदेशों के अंदर भी हैं। ठीक है, महाको, काठमांडू और तेहरान, ये 3 जगह पर जो है दूसरे देशों के अंदर भी ये बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए अब अपन बात करें टीकाकरण अभियान की। भारत सरकार के द्वारा जो वैक्सीन को लेकर, तो कहने का मतलब है ये कि आप क्या कह रहे हो, शिक्षा जो वो समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, इस पे दोनों कानून बना सकते हैं, स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है। ठीक है भाई, देखें तो शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। यहाँ पर मेरा यहाँ पर समझाने का मतलब ये था कि कई सारे सह प्राप्त इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, ठीक, तो टीकाकरण अभियान की बात चल रही है। भारत के अंदर जो टीकाकरण अभियान के बारे में काफी सारे चरण जो आए थे, इन सारे चरणों को मैंने नोट्स में तो इस प्रकार से बना के लिखा हुआ है, आपको ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा वैसे तो। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये टीकाकरण अभियान जो वैक्सीन वाला कब शुरू हुआ था, तो 16 जनवरी को देशव्यापी रूप से भारत के अंदर टीकाकरण अभियान जो शुरू हुआ था। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा कि ये पहला चरण था एक प्रकार से। कौन सा चरण था, पहला चरण था। फिर इन्होंने 2 फरवरी को कहा कि सबसे पहले किनको लगाया जाएगा, तो जो फ्रंटलाइन कर्मचारी है, कर्मी जो है, उनको जो पहले लगाया जाएगा। उसके बाद में 1 मार्च से इसका दूसरा चरण शुरू होता है। 1 मार्च से दूसरा चरण, इसमें शायद दूसरा चरण नहीं लिखा हुआ है, नोट्स के अंदर लिख लेना। 1 मार्च से इसका दूसरा चरण शुरू होता है, जिसमें जो है वो कहा गया कि जो भी 60 प्लस जिनकी एज है या फिर 40 प्लस एज लेकिन वो किसी बीमारी से ग्रसित है, भाई जैसे जैसे ज्यादा जिनके ऊपर खतरा था उन लोगों को पहले कवर किया गया। तो जब 1 मार्च से शुरुआत की तब इन्होंने कहा कि 60 प्लस जिनकी उम्र हो गई है या फिर 45 प्लस है लेकिन उनको कोई गंभीर बीमारियां हैं, वो यहाँ पर टीका लगवा सकते हैं। इस दौरान जो नरेंद्र मोदी ने स्वयं ने भी जो यहाँ पर टीका लगवाया था। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखें तो 1 अप्रैल से अलग अलग महीने के अंदर ये कुछ चीजें जो बढ़ाते रहे। 1 अप्रैल से कहा कि जो भी 45 प्लस हैं वो सभी के सभी लोग जो वो टीका लगवा सकते हैं। यहाँ पर तो क्या कहा था कि जिनको बीमारी है केवल वही लगवाएंगे। ठीक है, 1 अप्रैल को कहा कि सभी 45 प्लस वाले जो वो टीका लगवा सकते हैं। 27 अगस्त वो तारीख थी जिस दिन 1 करोड़ से अधिक टीकाकरण हुए थे और शायद कल वापस 1 करोड़ से अधिक हुए हैं। तो अब तो आई थिंक 3 ऐसे दिन हो गए हैं जब हम 1 करोड़ से अधिक टीका जो वैक्सीन जो वो लगाई गई है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, 27 अगस्त को 1 करोड़ से अधिक हुए, 1 अप्रैल को 45 प्लस जो वो सभी को जिसके अंदर अलाउ कर दिया गया। ठीक है, तो ये थे टीकाकरण अभियान के बारे में भाई। उदयपुर विज्ञान केंद्र बनाया गया त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, उदयपुर विज्ञान केंद्र त्रिपुरा का ये पहला विज्ञान केंद्र है, साइंटिफिक सेंटर है।
इसका नाम उदयपुर विज्ञान केंद्र है। उदयपुर की सहायता भी जो इसके अंदर, उदयपुर के अंदर एक विज्ञान केंद्र, उसकी सहायता भी जिसके अंदर ली गई है। और ये देश का जो 22वां विज्ञान केंद्र है, कहाँ पर स्थापित किया गया, ये ध्यान रखना, उदयपुर साइंस सेंटर। तो ये जो है आपके त्रिपुरा राज्य के अंदर स्थापित किया गया और त्रिपुरा राज्य का पहला विज्ञान केंद्र है और वैसे देश का ये 22वां विज्ञान केंद्र है। ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा कि दो संसद के दो टीवी हैं, लोकसभा और राज्यसभा। पहले ये अलग अलग हुआ करते थे, एक पर लोकसभा की कार्यवाही दिखाई जाती थी, एक पर राज्यसभा की कार्यवाही दिखाई जाती थी। अब सरकार को लगा कि जो है इसका खर्चा वर्चा थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो क्यों ना जो है इसको मर्ज कर दिया जाए। तो लोकसभा और राज्यसभा टीवी को जो मिला दिया गया, मर्ज जो इसके अंदर कर दिया गया। ठीक है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सीईओ है वो रवि कपूर है। ठीक है। किसके, ये जो संसद टीवी के नाम से बना दिया, पहले लोकसभा अलग था, राज्यसभा अलग था, अब बना दिया है संसद टीवी। ठीक है। चलिए, 2023 के अंदर शुरू होगी अंडर सी टनल। ये क्या है, नाम से क्या लग रहा है, अंडर सी, समुद्र के अंदर जो है क्या बनेगी, गुफा टनल जो वो बनेगी, जिससे कि मुंबई के अंदर ये बनने वाली है। भारत की पहली अंडर सी टनल जो ये बनाई जा रही है। प्रियदर्शनी पार्क से मरीन ड्राइव मुंबई तक ये बनने वाली है। सेकार्डो नामक वेंटिलेशन सिस्टम भी रखा गया। अब इतनी अंडर सी टनल होगी तो उसको कैसे आप वेंटिलेशन वगैरह कैसे प्रोवाइड करवाओगे, तो ऐसा कुछ भाई इन्होंने सेकार्डो नामक का एक वेंटिलेशन जो है वो भी रखा है। बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए कि सेकार्डो निम्न में से क्या है, तो एक वेंटिलेशन सिस्टम है जो कि इस अंडर सी टनल के अंदर यूज किया जा रहा है। कहां पर बन रही है ये, तो ये आपके मुंबई के अंदर बन रही है और पहली अंडर सी टनल है। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। आगे यदि हम बढ़े तो ये आप यहाँ पर फोटो देख सकते हो, ये फोटो देख सकते हो, ये अंडर सी टनल है जो कि समुद्र के अंदर इस प्रकार से बनने जा रही है। और ये पूरा पूरा देखो, ये वेंटिलेशन सिस्टम जो है, ये यहाँ पर सेकार्डो वेंटिलेशन सिस्टम जो वो रखा गया है। तो समुद्र के अंदर वर्ली जो है यहाँ से शुरू होगी प्रियदर्शनी पार्क से, और ये वर्ली तक जो वो जाने वाली है। इससे जो दूरी वगैरह काफी कम हो जाएगी। तो ये खूब सारी बातें ज्यादा डिटेल में अपने जाना थी। मणिपुर के अंदर वन धन जो है उसमें मॉडल राज्य बने। वन धन के अंदर क्या मैंने आपको बताया था कि जो ट्राइबल सेक्रेट हॉलीवुड मूवी भी है, ओके, तो मैंने आपको बताया था वन धन केंद्र क्या है। तो भाई जो ट्राइबल प्रोडक्ट है उनको बेचने के लिए वन धन केंद्र जो कुछ स्थापित किए गए थे, इसके अंदर मणिपुर जो राज्य है वो बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां पर खोला गया है, उत्तराखंड के अंदर वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। भाई भारत की कुछ एंशिएंट फिलोसफी कहती हैं, कुछ जापानीज जो फिलोसफी है वो कहती हैं कि मनुष्य को यदि हीलिंग करनी है, शरीर की स्वास्थ्य की हीलिंग करनी है, तो उसके लिए जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही अच्छा एक मीडियम है। यदि आप प्रकृति के नजदीक रहते हो, पेड़ पौधों के नजदीक रहते हो, तो उससे आप अपनी खूब सारी बीमारियों को दूर कर सकते हो। जैसे कहते हैं कि सुबह सुबह जो वो घास में नंगे पांव चलना चाहिए। जैसे कुछ लोग जो है वो पेड़ को गले लगाना, इस थेरेपी का यूज करते हैं। आपको पता है इस थेरेपी का यूज किया जाता है, पेड़ों को गले लगाकर आपका स्ट्रेस जो है वो कम होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो थेरेपी बनती है, ये भारतीय पुराने शास्त्रों के अंदर तो खूब पहले से लिखा जा रहा है और बहुत कहा जा रहा है। इसलिए हम पीपल की पूजा करते हैं। आपने देख लो जितने भी त्योहार है, स्थानीय त्योहार है, सब कहीं ना कहीं पेड़ों से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये थेरेपी है। अब इसका यूज किया जाए, इसको जब एक चिकित्सा केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। अब आप ऐसे चलती गली के अंदर पेड़ को गले लगा लो तो लोग आपको बावड़ा के, तो इसके लिए एक अलग से केंद्र बनाया गया। भाई पहला ऐसा कुछ केंद्र बनाया गया। ये पहला वन चिकित्सा केंद्र है जो कि कहाँ स्थापित किया गया, उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया। इसमें विशेष रूप से यदि आपको इस प्रकार की हीलिंग थेरेपी लेनी है जो कि फॉरेस्ट के माध्यम से ली जाए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर जब वो जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। तो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया, उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया। ठीक, नेक्स्ट। सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट जैसे अपने जैसलमेर के अंदर खाली जो जमीन है उसके ऊपर लगाते हैं। अब यदि हम कहें कि भाई जो झील होती है, इस प्रकार की कोई चीजें हैं, तो क्यों ना वहां पर यदि इस प्रकार का सोलर पावर प्लांट लगा दिया जाए तो उससे क्या होगा। एक तो भाई हमने कहा कि इससे जो उत्सर्जन होता है उसके माध्यम से, वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसके माध्यम से पानी जो धूप की वजह से चला जाता है वो भी बच सकेगा और इसके ऊपर जो जमीन भी जो ज्यादा नहीं चाहिए होगी। ठीक है। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है बिल्कुल। इस प्रकार का एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो लगाया गया और ये भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है जो कि कहाँ स्थापित किया गया, तेलंगाना के अंदर स्थापित किया गया। आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको एक और बढ़ाऊंगा, सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट कहाँ लगाया गया, तो वो भाई आंध्र प्रदेश के अंदर लगाया गया। दोनों के अंदर कंफ्यूज मत होना। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। वो क्या है, ये क्या है, सोलर पावर प्लांट। वो क्या होगी जहां पर इसके इक्विपमेंट वगैरह बनते हैं, वो होगा सोलर पीवी प्रोजेक्ट। ठीक है। ये क्या है, सोलर पावर प्लांट। वो क्या होगा, सोलर पीवी प्रोजेक्ट। पीवी प्रोजेक्ट सबसे बड़ा काम बन रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर बन रहा है, लेकिन पावर प्लांट सबसे बड़ा काम बन रहा है तेलंगाना के अंदर बन रहा है। ठीक है। चलिए भाई, ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल ऑथराइजेशन एंड परमिट रूल 2021। तो भाई कुछ नए रूल वगैरह बनाए हैं जिससे कि जो टूरिस्ट व्हीकल होते हैं, है ना, तो उनको पूरे देश के अंदर परमिट वगैरह किया जाए, इस उद्देश्य के साथ में किए बनाए गए।
ताकि टूरिज्म को, पर्यटन को जो बढ़ावा दिया जा सके। तो 1 अप्रैल 2021 से लागू हुए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लागू हुए। 3 महीने से लेकर 3 वर्ष तक का इसमें परमिट मिलेगा। अब ज्यादा डिटेल में अपने इसके अंदर नहीं जाना है, ठीक है। बीमा क्षेत्र के अंदर एफडीआई जो है वो 49 से 74% कर दिया। अभी इसमें गलती से 71 लिखा हुआ है, 49% से 74 कर दिया। अपने नोट्स के अंदर इसको करेक्ट कर लेना। बीमा क्षेत्र के अंदर एफडीआई यानी कि विदेशी जो धन है वो कितना अलाउ किया जा सकता है, तो पहले 49% था, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 74% कर दिया है। आपके नोट्स में 71 होगा, इसको अपडेट कर लेना भाई, ठीक है। अगली बात करें, सीएसआईआर ने एक योजना शुरू की है, फूलों की खेती अभियान। कौन सा अभियान? फूलों की खेती। क्योंकि फूलों की खेती की जाए, आपको पता होगा ये गुलाब के पत्ते ये खूब सारे बिकते हैं, इससे बहुत सारी चीजें भी बनाई जाती है। और यदि कोई इसके अंदर इसकी खेती करता है तो उसको बहुत लाभ होता है। जैसे अभी पहले क्या था कि लोग जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स होती हैं ना, गेहूं, चावल, बाजरा, इसी की ज्यादा खेती करते थे। फिर लोगों को लगा कि नहीं, फ्रूट की खेती करने से ज्यादा लाभ होता है, तो फ्रूट्स की खेती, जैसे किन्नू, कई जगह पर अनार, इसकी खेती की जाने लगी। अब जो एक और नया ट्रेंड है कि फूलों की खेती की जाए, ठीक है। तो फूलों की खेती में भी काफी सारे लाभ जो हो सकते हैं। तो ये एक अभियान चलाया किसने? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर पर इस पर जो काम करती है, इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक प्रकार का रिसर्च जो इसके अंदर वो करती है। तो फूलों की खेती अभियान चलाया 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो ये लागू किया गया है, ठीक है। एक है वाहन स्क्रैपिंग नीति जो वो घोषित की गई है 18 मार्च 2021 को। ये वाहन स्क्रैपिंग नीति क्या है, क्या उद्देश्य है, इसके लिए जो सर ने यानी कि आपके शिवेंद्र सर ने एक अलग से वीडियो बना रखा है, यूट्यूब पर अवेलेबल भी है, आप देख सकते हो। बाकी मैं तो कहूंगा कि इसमें प्री के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट है कि नई नीति कब आई है, 18 मार्च 2021 को आई है। क्या होगा इसके अंदर? जो भी पुरानी जो भंगार होती है, जो पुराना टूटा फूटा कोई वाहन है ना, बहुत पुराना हो गया, उसको स्क्रैप किया जाए, ताकि एल्यूमिनियम और ये जो आपके स्टील वगैरह होती है, ये भारत को इम्पोर्ट वगैरह नहीं करना पड़े। तो ये वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी है, ठीक है। विकास वित्त संस्थान डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंशियल। पायल ने बहुत बड़ा सा मैसेज लिखा है, मैंने आपको पहले भी कहा था लास्ट में लिखना, अभी मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, लास्ट के अंदर बताना। डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट, विकास वित्त संस्थान जो बनाया जा रहा है। देखो ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो है ये क्या करेगा, जो देश के अंदर जो बड़े प्रोजेक्ट जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यदि कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके अंदर उसको काफी सारे पैसे लगते हैं, ठीक है। अब इतने पैसे जो एक साथ व्यक्ति के पास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कंपनीज के पास में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो इसके लिए एक संस्थान हो जो कि उसको लोन दे सके, जो कि स्पेसिफिकली इसी पर काम करे कि जो बड़े प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, उसको लोन देने का काम करे। इस उद्देश्य के साथ में डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, विकास वित्त संस्थान जो बनाए जा रहे हैं। हालांकि पहले भी होते थे, लेकिन बीच में जो इसको बंद कर दिया गया था। अभी सरकार ने बजट के अंदर घोषणा की कि हम ऐसे डीएफआई जो नए बनाएंगे। इस डीएफआई के अंदर स्टार्टिंग में 20,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी जो वो डाली जाएगी, ठीक है। मार्च 2021 के अंदर इसको जो मंजूरी मिल गई। इससे क्या होगा, इससे जो वो देश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं हेतु दीर्घावधि लंबे समय के लिए कोष जो बनाया जा सकेगा। क्योंकि यदि लोन लेना है तो ये यहाँ से लिया जा सकेगा, ठीक है भाई। तो ये आपके विकास वित्त संस्थान डीएफआई। भारत को शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन कौन से हैं? भारत इन दिनों में थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया है। सबसे ज्यादा जो है वो इराक से तेल जो वो इंपोर्ट करता है। पहले सऊदी अरब का नाम जो वो काफी ऊपर आता था, ठीक है। अब सऊदी अरब थोड़ा सा पीछे चला गया, यूएसए ऊपर आ गया है, नाइजीरिया, फिर सऊदी अरब, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। तो भारत सबसे ज्यादा तेल जो है आयात कहाँ से करता है? इराक, यूएसए, नाइजीरिया और सऊदी अरब। तो ये था प्रादेशिक परिदृश्य के बारे में। एक आधी चीज राजस्थान की भी देख लेते हैं, फिर अपन आपके कमेंट पढ़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहला आता है राजस्थान राज्य प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, एक जो गठित किया गया है, ठीक है। राजस्थान राज्य, नाम से सारी चीजें स्पष्ट है। राजस्थान राज्य प्राकृतिक चिकित्सा यानी कि आपके योग, आयुर्वेद, ये सब चीज, इनके लिए क्या क्या गठित किया गया? एक बोर्ड जो गठित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक और योग चिकित्सा का प्रचार प्रसार करना और इसके लिए एक नियामक ढांचा बनाना। ये मार्च 2021 के अंदर किया गया। इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर अध्यक्ष कौन होंगे? तो राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो इसके अंदर जो है वो अध्यक्ष होने वाले हैं। इसका कार्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? आयुष भवन, प्रताप नगर, जयपुर के अंदर। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो राज्य का आयुष भवन कहां पर है? प्रताप नगर, जयपुर के अंदर है। वहीं पर जो एक बोर्ड गठित किया गया है मार्च 2021 के अंदर, जिसके अध्यक्ष जो वो स्वास्थ्य मंत्री होंगे। काम क्या होगा? नाम से पता लग रहा है कि जो प्राकृतिक चिकित्सा है, योग है, आयुर्वेद है, इनको नियामक, उनको रेगुलेट करने के लिए एक जो ये बोर्ड गठित किया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। चलिए आज अब अपन इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने जो नेशनल इश्यूज है वो कंप्लीट कर लिए और राजस्थान वाला थोड़ी सी शुरुआत ही की है, बाकी जो अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक काम करते हैं, अगली क्लास में पढ़ने से पहले एक योजना है जो कि आपको मैंने करवा रखी है,
उसको रिवाइज करवा देता हूँ बस। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बारे में आपको पता ही है। इसकी घोषणा 18 मार्च को हुई थी। लागू कब से हो रही है? ये 1 मई 2021 से जो वो लागू होगी। राजस्थान के सभी परिवारों को कैशलेस बेनिफिट जिसके अंदर दिया जाएगा। प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा जो इसमें दिया जा रहा है। ध्यान रखना, प्रत्येक परिवार को है, यहाँ पर प्रत्येक परिवार को है, प्रत्येक नागरिक की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, प्रत्येक परिवार की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसको 5 लाख रुपए का बीमा जो वो दिया जाएगा। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा, अच्छा इन्होंने इस तरीके से लिख दिया इसको, बाकी मैंने आपको वैसे तो बताया ही हुआ, खूब बार बताया हुआ, आपको वैसे याद हो ही गया होगा। एक तो आपके जो आयुष्मान योजना और एक ये जो महात्मा गांधी अपनी भामाशाह वाली जो थी, ये एक नया नाम जो बना दिया। तो इसके अंदर पहले क्या था कि जो SECC यानी कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंदर और NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके अंदर जो परिवार है केवल इसी को बेनिफिट मिलना था। ऐसे 1.10 करोड़ परिवार थे जिनको कैशलेस बीमा जो प्रोवाइड करवाया जाना था। कितने रुपए तक का? 5 लाख रुपए तक का ये बीमा प्रोवाइड करवाया जाना था। लेकिन सरकार को लगा कि इसके साथ साथ जो बाकी लोग हैं जैसे कि लघु और सीमांत किसान है, लघु और सीमांत किसान है या फिर संविदा कर्मी जो है, इनको भी ये जो प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इनको फ्री के अंदर ये लाभ प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर सरकार को लगा कि जो बाकी बच्चे जो लोग हैं उनको भी करवा दिया जाए, उनसे जो 850 रुपए प्रीमियम राशि जो वो ली जाएगी और उनको भी ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस प्रकार से राजस्थान के सभी परिवारों को ये योजना लागू करवा दी गई और इस योजना का नया नाम रख दिया गया मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, ठीक है। ये पहले से लागू थी, ये 2 नए कंपोनेंट जोड़ के मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो शुरू कर दी गई। 1 मई 2021 तक जब रजिस्ट्रेशन करवाना था, उसके बाद में लाभ मिलना था। 5 लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा जो होगा परिवार का होगा, व्यक्ति का नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, परिवार का 5 लाख रुपए का है, ठीक है। सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में हो सकता है। सरकारी में तो सभी में होगा, प्राइवेट कुछ एक हॉस्पिटल लिंक होते हैं और कुछ एक नहीं होते हैं। कैशलेस होगा, ठीक है। चलिए भाई, कह रहे कि सर कोचिंग उसमें नोट्स के अंदर तो चिकित्सा मंत्र लिखा, चिकित्सा मंत्र स्वास्थ्य मंत्र में कितना का अंतर होता है? लघु सीमांत किसान निःशुल्क हो गया, बाकी सब 800 850 रुपए प्रीमियम हो गया। सरकारी संबंध निजी अस्पताल, इसके अतिरिक्त जो वो MLA लेड्स को जो है वो 2.5 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ भी जो वो कर दिया गया था, ठीक है। चलिए भाई, अपन जो वो बाकी करेंगे अगली क्लास के अंदर। अब आप लोगों के जो कमेंट है, अब मैंने वापस कह रहा हूँ, जिनका टाइम बहुत ज्यादा